चरित्रहीन भाग 3। विपिन के निमंत्रण से लौटकर आने के दूसरे दिन नींद टूटने पर जब सतीश आकंठ प्यास लिए बिछौने पर उठ बैठा तब दिन के 10 बज चुके थे। तब भी उसका कमरा बंद था। आज प्रातःकाल से ही मेघ शून्य आकाश में धूप अत्यंत प्रखर होकर उग चुकी थी। उस तेज गर्मी में जंगले दरवाजे गर्म हो जाने से इस बंद कमरे का भीतरी भाग कैसा असहनीय हो उठा था, इसका उसके मन को भले ही नहीं हो रहा था, परंतु सारा शरीर इसका प्रमाण दे रहा था। पूरा बिछौना पसीने से भीग चुका था। सतीश उठ बैठा और घबराकर सिरहाने की खिड़की खोल दी। खिड़की खोलते ही एक झलक धूप उसके चेहरे और शरीर पर पड़कर उसको एक क्षण में तपा कर चली गई। रात भर नशे में मतवाला रहने के बाद सवेरे 10 बजे नींद टूटने की ग्लानि शराबी ही समझ पाते हैं। इस ग्लानि को दूर करने के लिए सतीश ने पुकारा, बिहारी। बिहारी दौड़कर हाजिर हुआ। जल्दी से एक गिलास पानी तो ले आ। बिहारी ने पूछा, तंबाकू देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? नहीं, पानी ले आ। स्नान नहीं कीजिएगा? अभी नहीं, तू पानी लेकर आ। फिर भी बिहारी ने कहा। और उपासना के संकेत से सतीश आग बबूला होकर बोला, बदमाश कहीं का, जब पानी ले आ। डांट खाकर बिहारी पानी लाने के लिए नीचे चला गया। रसोई घर के बरामदे में बैठकर सावित्री सुपारी काट रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, सतीश बाबू ने तंबाकू देने को कहा है? बिहारी ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, पानी चाहिए। स्नान किया नहीं, पूजा की नहीं, फिर पानी का क्या होगा? बिहारी ने व्यथित होकर कहा, मैं क्या जानूं, हुक्म हुआ है कि पानी चाहिए, ले जा रहा हूं। सावित्री सरौता रखकर उठ खड़ी हुई। अच्छा, मैं ही ले जा रही हूं, तुम थोड़ी सी बर्फ ले आओ। बिहारी पैसे लेकर बर्फ लेने चला गया। सावित्री ने ऊपर जाकर कहा, जाइए स्नान कराइए, मैं तब तक पूजा का स्थान ठीक करती हूँ। सतीश मन ही मन झुंझला कर बोला, बिहारी कहाँ है? सावित्री हंसी रोक कर बोली, वो बर्फ लेने गया है। अपराध करके सजा भोगना अच्छा है, इससे प्रायश्चित हो जाता है। आप क्या पूजा किए बिना किसी दिन पानी पीते हैं कि आज ही पानी के लिए हल्ला कर रहे हैं? जाइए, देर न कीजिए। सावित्री के सामने प्रतिवाद करना निरर्थक समझकर सतीश उठ पड़ा और तौलिया कंधे पर रखकर स्नान करने के लिए चल दिया। भोजन के बाद सतीश फिर एक बार ज्यों ही सो रहने की तैयारी करने लगा, त्यों ही सावित्री आकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। जैसे उसको देखा ही नहीं हो, ऐसे दिखाकर सतीश दीवार की ओर मुंह फेर कर सो रहा। मन ही मन हंसकर सावित्री ने कहा, रात की सारी बातें बाबू को याद है या नहीं, यही पूछने आई हूं मैं। सतीश चुप रहा। नींद टूटने पर एक बार बुला लीजिएगा, उन सबको एक बार याद करा जाऊंगी। इतना कहकर वो चली गई। पिछली रात की सारी घटनाएं याद रखना सतीश के लिए संभव नहीं है। वो याद भी नहीं थी। विपिन बाबू के जलसे से वो किस तरह आया था, किसके साथ आया था, क्या खाकर आया था, आकर क्या किया था, वो सारी बातें उसके मन में इधर उधर बिखर कर आपस में उलझ गई थीं। इस अस्पष्टता को स्पष्ट रूप से कह देने की इच्छा उसको बिल्कुल ही नहीं रही हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक अनजानी लज्जा मानो उसको किसी प्रकार भी कदम बढ़ाने नहीं दे रही थी। उसको संध्या काल की घटना ही याद थी। वही अब तक उसकी मेघाच्छन्न स्मृति के आकाश में शुक्र तारे की भांति चमक रही थी, परंतु उसे प्रतीत हो रहा था कि उस मेघ की ओट में कोई दुष्ट ग्रह भी उगा हुआ है और उसी की ओर सावित्री संकेत कर गई है। उसकी नींद मरुभूमि की भाप की तरह उड़ गई। कल संध्या को हतबुद्धि होकर उसने चिराग बुझा दिया था। इसका फल अंत तक किस तरह प्रकट हुआ, इस बारे में उसके मन में यथेष्ट उत्कंठा बनी हुई थी। फिर भी उसमें उसका दोष कुछ भी नहीं था। इस कारण उसको दुर्भाग्य कहकर वो एक तरह सांत्वना प्राप्त कर रहा था और अपराध न करने में जो एक सच्ची शक्ति छिपी रहती है, वैसी ही शक्ति अनजाने में ही उसको प्रश्य दे रही थी। लेकिन सावित्री इस समय जो बात कह गई,
जिस अंधकार के बीच रास्ता दिखा गई, उसके बीच प्रवेश करने का साहस उसको नहीं हो रहा था। उसे मतवाला बन जाने का ज्ञान अवश्य था, पर बेहोश हो जाने के बाद क्या हुआ, इसका ज्ञान वो कहाँ से लाता? उस सब के बारे में वो किस तरह अनुमान करे? अब अपने बारे में किस काम को वो किस साहस से असंभव कहकर दूर हटा पाएगा? इसीलिए संभव असंभव की समस्या उसके लिए जितनी जटिल बनती जा रही थी, उसका दुखी मन उतना ही संभव असंभव के बीच एक स्पष्ट रेखा खींच देने का प्रयास कर रहा था। तभी उसके दिमाग से आग जल उठी। वो फिर एक बार उठ बैठा और जीवन में शराब न छूने की प्रतिज्ञा पुनः एक बार करके उसने प्रायश्चित किया। खिड़की में से उसने पुकारा, बिहारी। बिहारी राखाल बाबू के बिछौने को धूप में डाल रहा था। आवाज सुनकर पास आकर खड़ा हो गया। अच्छा, तू जो काम कर रहा है कर, सावित्री से कह दे एक गिलास पानी दे जाए। मैं ही ला देता हूँ, वो अभी पूजा कर रही हैं। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, क्या पूजा कर रही है? जी हाँ, वो तो नित्य करती हैं। एकादशी के दिन एक बूंद पानी भी नहीं पीती, मछली भी नहीं खाती वो तो कभी। भले घर की लड़की है ना? सतीश ने आश्चर्य के साथ पूछा, भले घर की? क्या कह रहा है? हाँ बाबू, भले घर की। इतना कहकर बिहारी पानी लाने जा ही रहा था कि सतीश ने पुकार कर कहा, सावित्री यदि रात को भात नहीं खाती तो क्या खाती है? और क्या खाएंगी बाबू, कुछ रहने से किसी दिन थोड़ा सा जल भी पी लेती हैं, न रहने पर कुछ भी नहीं खाती पीती। बासे का और कोई ये बात जानता है? रसोइया महाराज जानते हैं, मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता। उन्होंने बताने को मनाही कर रखी है। सतीश ने कहा, अच्छा तू जाकर पानी ले आ। बिहारी के दो एक कदम जाते ही सतीश ने फिर पुकारा, बिहारी। जी? भले घर की है, तूने ये बात कैसे जानी? जानता हूँ बाबू, भले घर की लड़की है, केवल किस्मत के चक्कर से। अच्छा तू जा पानी ले आ। बिहारी के चले जाने पर सतीश बिछौने पर औंधा होकर लेट रहा। सावित्री को साधारण दासी की श्रेणी में मानने से उसके मन में एक तरह की व्यथा पहुंची थी। उसका मन क्यों कर हीनता और गुप्त लांछना से पीड़ित होकर चुपचाप सिर झुका लेता था, इसे समझने में वो समर्थ नहीं हो रहा था। आज बिहारी के मुंह से केवल इतना ही परिचय पाकर उसका समूचा मन आनंद पूर्ण आश्चर्य से ही नहीं, मानो किसी अपरिचित के त्रास से बहुपाश से अकस्मात मुक्ति पाकर पवित्र होकर बच गया। उसने बिहारी की बात को संपूर्ण सत्य मानकर ग्रहण करने में एक क्षण की दुविधा भी नहीं की। पानी लाने में विलंब हो रहा था, फिर भी वो थोड़ी देर तक चुप ही रहा, तो भी बिहारी दिखाई न पड़ा। प्यास के मारे उसे कष्ट मालूम होने लगा। फिर एक बार बिहारी को बुलाने की इच्छा करके वो जैसे ही उठा, वैसे ही देखा कि पानी का ग्लास लिए सावित्री आ रही है। इस आचार परायण अभागिनी को उसने आज नई आंखों से देखा और उस क्षण भर के दृष्टिपात से ही उसका हृदय करुणा और श्रद्धा से भर उठा। किसी दूसरे समय जो बात कहने में उसे संकोच होता, इस समय वो नहीं हुआ। पानी पीकर बोला, बहुत सी बातें हैं। सावित्री चुपचाप देखती रही। सतीश ने कहा, पहली बात है, मुझे क्षमा करना पड़ेगा। सावित्री ने शांत स्वर में पूछा, दूसरी बात? कल कब किस तरह मैं आया था, ये सब बताना पड़ेगा। आप रात के अंतिम प्रहर में गाड़ी पर चढ़कर आए थे। उसके बाद रास्ते पर ही सो रहने का प्रबंध किया था। अच्छा काम नहीं किया। उठाकर कौन ले आया? मैं। और कौन था? इतने बड़े जड़ पदार्थ को तुम अकेले कैसे उठा सकती थी? सावित्री ने हंसकर कहा, आप डरे नहीं, बासे में किसी को कुछ नहीं मालूम। सतीश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं बच गया, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने किसी तरह का दुर्व्यवहार तो नहीं किया? नहीं। सतीश ने खुश होकर कहा, तो फिर किस बात की याद दिला देना चाहती थी? आपकी शपथ। आपने शराब न छूने की शपथ ली थी। शपथ?
मैं क्यों लेने लगा? इस तरह दुर्बुद्धि तो मुझे नहीं व्यापती है। शायद मेरी बात से व्याप गई थी। सतीश ने अपने कंठ स्वर को धीमा करके कहा, मुझे याद आ रहा है सावित्री, मैंने तुमको छूकर शपथ ली थी ना? सावित्री मौन रही। सतीश ने आगे कहा, यही होगा, लेकिन कल संध्या की बात याद है? इस बार सावित्री हंस पड़ी, गर्दन हिलाकर बोली, हाँ है। लोग जान लेंगे शायद, फिर क्या उपाय होगा? सावित्री ने सहसा गंभीर होकर कहा, होगा क्या? किसी दूसरे बासे पर या अपने घर चले जाइएगा। और तुम? सावित्री के मुख पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं दिखाई पड़ी, शांत भाव से बोली, मुझे चिंता नहीं। इस बासे के बाबू लोग रखें तो अच्छा ही है, ना रखेंगे तो कहीं काम की तलाश करके चली जाऊंगी। जहां मेहनत करूंगी वहीं दो कौर खाना पा जाऊंगी। और कुछ कहना है? सतीश का समस्त मन जैसे पहाड़ से लुढ़क कर नीचे जड़ में गिरकर बिल्कुल ही चूर चूर हो गया। उसके यहाँ रहने न रहने से सावित्री का कुछ पंता बिगड़ता नहीं। इस संबंध में वो बिल्कुल ही उदासीन है। उसने गर्दन हिलाकर बताया कि उसको और कुछ नहीं कहना है। सावित्री के इस निशंक संक्षिप्त उत्तर के बाद और कोई प्रश्न ही उसके मुंह में नहीं आया, जबकि कितनी ही बातें उसको कहनी थी। सावित्री खाली गिलास लेकर चली गई। सतीश चुपचाप बैठा रहा। हाय रे मनुष्य का मन, ये किस चीज से टूट जाता है और किससे बन जाता है, इसका कोई तत्व खोजने पर नहीं मिलता। कभी ये जरा सी चोट से बिल्कुल ही धरती पर लौट जाता है, तो कभी कितने ही प्रचंड आघात को भी हंसते हुए सह लेता है। इसका कोई हिसाब ही नहीं मिलता। फिर भी इसी मन को लेकर मनुष्य के अहंकार की सीमा नहीं है, जिसको वश में नहीं किया जा सकता, जिसको पहचाना तक नहीं जा सकता। किस तरह अपना कहकर उसी मन को खुश रखा जा सकता है, कैसे उसे लेकर घर संभालने का काम चल सकता है। सावित्री के चले जाने पर भी सतीश वैसे ही बैठा रहा। उसका हृदय दुख कष्ट से नहीं, मानो किसी प्रकार की जलन से जलने लगा। जिसको प्यार करता हूँ वो यदि प्यार न करे, यहाँ तक कि घृणा करे, तो वो घृणा भी सही जा सकती है। लेकिन किसी का प्यार मुझको मिल गया है, ये विश्वास हो जाने पर फिर उस विश्वास का टूट जाना ही सबसे शोचनीय अवस्था होती है। पूर्व स्थिति व्यथा ही देती है, लेकिन दूसरी स्थिति व्यथा भी देती है और अपमान भी करती है। फिर इस व्यथा का प्रतिकार नहीं है, इस अपमान की शिकायत नहीं है। वेदना का कारण खोजने पर भी जब नहीं मिलता, तब वो व्यथा असहनीय हो जाती है। बहरहाल सावित्री के इस निश्चित और सरल कर्तव्य निर्धारण ने सिर्फ एक बार उसके ही हृदय के चित्र को नहीं खोल दिया, उसने सतीश के हृदय के चित्र को भी खींचकर बाहर के प्रकाश में पहुंचा दिया। इन दोनों चित्रों को आसपास रखकर सतीश स्तंभित हो उठा। उसे निश्चित प्रतीत होता था कि सावित्री उससे प्यार करती है, पर वो नहीं करता। अब उसने ठीक उसका उल्टा पाया। वो प्यार करता है, सावित्री नहीं करती। इस घृणित बात को स्वीकार करने में केवल लज्जा से ही उसका सिर नीचा नहीं हुआ, बल्कि अपने मन की इस नीच प्रवृत्ति से उसको अपने ऊपर घृणा उत्पन्न हो गई। पिछली रात को उसके सब काम लज्जाजनक थे, इसमें संदेह नहीं है। उसके जीवन में ऐसी अनेक रातों की अनेक लज्जाएं जमा होकर पड़ी हुई हैं, ये भी सच है। लेकिन इस नीचता की तुलना में वो सभी तुच्छ हो गईं। इस बासे में तो अब एक दिन भी ठहरना नहीं हो सकता। यहाँ रहने न रहने के संबंध में वो बिल्कुल ही उदासीन नहीं है, ये बात तो वो किसी तरह भी स्वीकार नहीं कर सकेगा। ऐसे में वो कठोर प्रतिज्ञा कर बैठा कि वेदना के भारी बोझ से अगर उसका मन टूटकर टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो भी नहीं, किसी प्रकार भी इस नीचता को प्रश्य देकर वो नीचे के पथ में नहीं जाएगा। दिन ढलता जा रहा था, लेकिन कमरे के अंदर सतीश को इसका होश नहीं था। एकाएक बासे पर लौटने वाले किरानियों तथा पास पड़ोस वाले की आहट से वो चकित सा होकर खिड़की के बाहर झांक लेने के लिए बिछौना छोड़कर उठ पड़ा और तत्काल एक कुर्ता पहनकर चादर कंधे पर डालकर
सबकी नजरें बचाता हुआ चुपके से बाहर निकल गया। उसे लग रहा था कि अभी तुरंत ही हाथ मुंह धोने का आग्रह लेकर सावित्री आ जाएगी और जलपान के लिए हट करेगी। आज उसको जरा सी भी भूख नहीं थी, लेकिन सावित्री इस बात पर किसी तरह भी विश्वास नहीं करेगी। अनुरोध करेगी, परेशान करेगी। हो सकता है कि अंत में क्रोध करके चली जाए। इस मौखिक स्नेह प्रदर्शन से आज पहली बार अपने को अकृत्रिम घृणा के साथ वो दूर हटा ले गया। रास्ते में घूमते घूमते संध्या के ठीक पहले एक गली के मोड़ पर एकाएक पीछे से उसने परिचित कंठ की आवाज सुनी। छोटे बाबू हैं क्या? सतीश खड़ा हो गया। हाँ, मोक्षता हो क्या? बहुत दिन पहले मोक्षता उसके पछां के मकान में दासी हुआ करती थी। एक बार छुट्टी लेकर कलकत्ता आई तो फिर वापस नहीं लौटी। उसने कहा, हाँ बाबू, मैं ही हूँ, मेरा एक पत्र पढ़ देंगे? सतीश ने हंसकर कहा, इतने बड़े शहर में एक पत्र पढ़वाने के लिए तुम्हें और कोई आदमी नहीं मिला? पत्र कहाँ है? मोक्षता ने कहा, पत्र मेरे घर पर ही है बाबू। किसी अनजान आदमी से पढ़वाने का साहस नहीं हुआ, न जाने उसमें क्या लिखा हो। यूं तो हमारे घर में भी एक लड़की है, वो पढ़ना लिखना जानती है, लेकिन उसको भी आज 2 दिन से नहीं देखा। इतनी अधिक रात को वो घर लौटती है कि वक्त ही नहीं मिलता। सतीश ने पूछा, कितनी दूर है तुम्हारा मकान? दासी ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर है, बड़े रास्ते के उस तरफ एक गली में है। आप अगर अपना पता ठिकाना बता दें तो किसी को साथ लेकर कल मैं ही चली आऊं और पत्र पढ़वा जाऊं। सतीश ने अच्छा कहकर अपना शोभा बाजार वाला पता बता दिया और कहाँ से किस तरफ जाना पड़ता है समझाकर बताते बताते राह चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद दासी एक जगह अचानक खड़ी हो गई और बोली, कहने का साहस तो मुझे नहीं होता बाबू, पर अगर आप एक बार चरणों की धूली दे दें। घर यहाँ से और अधिक दूर नहीं है। सतीश ने थोड़ी देर कुछ सोचकर कहा, अच्छा चलो। आज डेरे पर लौट जाने का उसका बिल्कुल ही मन नहीं था। वो तो ये सोचकर ही निकला था कि रास्ते में घूमते घूमते रात अधिक हो जाने पर जब सावित्री अपने घर चली जाएगी तो वापस डेरे पर लौटूंगा। इसीलिए उसने मोक्षता को सहज ही सहमति दे दी। 2 गलियों को पार करके वो दोनों मिट्टी के बने एक 2 मंजिले मकान के सामने जाकर खड़े हो गए। तनिक खड़े रहिए, कहकर मोक्षता अंदर घुसी और शीघ्र ही एक मिट्टी की तेल की डिबिया हाथ में लिए लौट आई और रास्ता दिखाती हुई सतीश को अपने साथ ले गई। एक तरफ एक कोने के कमरे में एक छोटे से स्टूल पर डिबिया में बत्ती जल रही थी। उसी कमरे की ओर इशारा कर उसने कहा, आप जरा चलकर बैठिए, मैं तंबाकू चढ़ा लाऊं। इस छोटे से कमरे की सफाई देखकर सतीश ने आराम अनुभव किया। एक तरफ छोटी सी चौकी पर मंजे घिसे कितने ही पीतल कांसे के बर्तन चमक रहे थे और उसके पास ही एक रस्सी पर कुछ कपड़े व्यवस्थित टंगे हुए थे। ताक पर एक टाइम पीस रखी थी जिसमें 8 बजे थे। सतीश ने चौखट के बाहर जूते खोल कर रख दिए, चौकी पर बिछे हुए सफ़ेद बिछौने पर जाकर बैठ गया और कमरे के दूसरे असबाबों की मन ही मन जांच करने लगा। जल्दी ही उसकी दृष्टि एक छोटी सी अलमारी पर पड़ गई जिसमें कुछ पुस्तकें सजा कर रखी हुई थीं। सतीश उठकर गया और एक पुस्तक उठा ली। पहला पन्ना पलटते ही उसने देखा कि अंग्रेजी में भुवन चंद्र मुखोपाध्याय लिखा हुआ है। उस पुस्तक को वापस रखकर उसने और 3-4 पुस्तकें उठाईं। सब पर वही एक नाम लिखा हुआ था। उसने पुस्तकें यथा स्थान रख दी और वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गया। तभी मोक्षता हुक्के पर तंबाकू चढ़ाकर ले आई। सतीश ने हुक्का थामकर कहा, तुम्हारा कमरा बहुत साफ सुथरा है, उठने का मन ही नहीं होता। मोक्षता ने मुस्कुरा कर कहा, उठिएगा क्यों बाबू, बैठिए। ये कमरा मेरा नहीं है, ये उसी लड़की का है। वो कहाँ है? वो बाबू लोगों के एक डेरे पर काम करती है। लौटने में प्राय ही रात हो जाती है, इसीलिए कमरे की चाबी मेरे ही पास रहती है। मुझे मौसी कहकर पुकारती है। भले ही पुकारती हो,
लेकिन भुवन बाबू कब आएंगे? दासी ने आश्चर्य में पड़कर कहा। कौन भुवन बाबू? भुवन मुखर्जी, पहचानती नहीं हो? सहसा दासी ने दोनों भौहें चढ़ाकर कहा। ओह, हमारे मुखर्जी? नहीं नहीं, उनको आना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्या मर गए हैं? दोनों आंखें चमकाकर मोक्षता ने कहा। नहीं, मर नहीं गए हैं, लेकिन मर जाते तो ही अच्छा होता। ठहरे ब्राह्मण, वर्णों के गुरु, हम लोगों के मस्तक मणि हैं, नारायण तुल्य हैं। उनके प्रति अभक्ति नहीं करती, उनके चरणों की धूल लेती हूँ, लेकिन किसी दिन अगर भेंट हो गई तो 3 झाड़ू गिनकर मुंह पर मारूंगी, तभी मेरा नाम मोक्षता है। सतीश हंसकर बोला। क्रोध के आवेश में ब्राह्मण आदमी की अभक्ति करके कहीं मार मत बैठना। खूब भक्ति के साथ गिनकर मारोगी तो पाप न लगेगा। लेकिन वो है कौन? उस आदमी का परिचय क्या दूं बाबू? वो आदमी नहीं, जानवर है। इस लड़की को जिस राह में वो बिठा गए, बाबू, ये कोई अपने आदमी का काम है? छी छी, गले डालने को रस्सी नहीं मिली? सतीश ने कौतूहल के साथ पूछा। वो है कौन? उन्होंने क्या किया है? सहसा कमरे के बाहर से आवाज आई। उस आदमी को आप नहीं पहचानते? आपको उनके विषय में सिर्फ जान लेने से क्या लाभ होगा? सतीश चौंक पड़ा। मोक्षता ने मुंह फेर कर कहा। साबी है क्या? कब आई तू? सावित्री ने कमरे में घुसकर कहा। अभी आई हूं। बाबू को तुम कहाँ पा गई मौसी? ये तो हमारे छोटे बाबू हैं सावित्री। आज अचानक राह चलते भेंट हो गई। 2 दिन हुए बहू जी का एक पत्र मुझे मिला है, उसको पढ़वा नहीं सकी, इसीलिए बाबू से कहा अगर दया करके चरण रज दे दें। तो चरण रज तुम्हारे कमरे में न देकर मेरे कमरे में क्यों? मोक्षता ने नाराज होकर कहा। तो फिर क्रोध क्यों करती हो? मेरे कमरे में तो भले आदमी को बिठाया नहीं जा सकता, इसीलिए तेरे कमरे में बैठाया है। कितने बड़े घराने के हैं ये लोग, ये तुम्हारे कमरे में बैठे हैं, ये तो खुशी की बात है। नाराज क्यों हो रही है? सावित्री ने हंसकर कहा। नाराज क्यों होंगी मौसी? लेकिन खाली चरण रज लेने से तो पाप होता है, जलपान कराना उचित है। हाँ ब्राह्मण महाराज, क्या आपको भूख लगी है? सतीश संकुचित सा बैठा था, सिर हिलाकर कहा नहीं। सावित्री के अशिष्ट प्रश्न से क्षुब्ध होकर मोक्षता ने कहा। ये बात करने का कैसा तरीका है सावित्री? भले आदमी के साथ क्या इस तरह बातें की जाती हैं? सावित्री ने बलपूर्वक हंसी दबाकर कहा। ये कौन सी खराब बात है मौसी? अच्छा, अब उनकी भूख के बारे में कुछ पूछूंगी ही नहीं। तुम दुकान से कुछ जलपान खरीद लाओ, तब तक मैं जगह ठीक करके रखती हूँ। मोक्षता भुनभुनाती हुई तेज कदम बढ़ाकर चली गई तो सावित्री ने कहा, कल रात से ही एक तरह का उपवास ही चल रहा है। शाम को कब किस तरह आप भागकर चले आए, इसका भी पता मुझे नहीं चला। अब उठिए, पूजा करके कुछ खा लीजिए। इस अरगनी पर धुले कपड़े हैं, पहनकर मेरे साथ आइए। देर मत कीजिए, उठिए। सतीश ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मुझे भूख नहीं है, सावित्री ने अधिकारपूर्वक कहा। न रहने पर भी खाना पड़ेगा। इसका पहला कारण है कि भूख नहीं है, इस बात पर मैंने विश्वास नहीं किया। दूसरा कारण, सतीश अपने मुंह का भाव अत्यंत कड़ा बनाकर बीच में ही बोल पड़ा। दूसरा कारण तो झूठ ही है, वही पहला सब कुछ है। सभी बातों में तुम्हारी जिद और जबरदस्ती रहती है। इस जिद के सामने किसी का उपाय नहीं चलता। सावित्री ने मुंह ऊपर उठाकर हंसकर कहा। तो फिर झूठ मूठ की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? सतीश ने और भी गंभीर होकर कहा। यह बात नहीं है सावित्री, आज मेरी चेष्टा किसी तरह भी झूठ नहीं होगी। या तो अपना दूसरा कारण बताओ, नहीं तो सच कह रहा हूं तुमसे, मैं किसी तरह भी यहाँ कुछ नहीं खाऊंगा। सतीश की जिद देखकर सावित्री चुपचाप हंसने लगी। कुछ देर बाद धीरे धीरे बोली, मैं सोच रही हूँ आज आप आ कैसे गए? आज ही मेरा जन्मदिन है। अब जबकि आपने दासी के घर में चरण रज दे ही दी है, तब खाली खाली आपको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? इतना कहकर सावित्री सहसा रुक गई, लेकिन उसके हृदय में छिपी
उसकी व्यथा अनजाने ही उसके स्वर में ध्वनित हो उठी। ये व्यथा कुछ इस तरह अचानक सतीश के सामने आ उपस्थित हुई कि कुछ देर के लिए वो हतबुद्धि सा रह गया। बुद्धिमती सावित्री ने तत्काल इसे अनुभव किया और तुरंत ही बात को परिहास का मोड़ देती हुई हंसकर बोली, भगवान ने आज आपको मेरा अतिथि बनाकर भेजा है, इसीलिए खाना भी पड़ेगा और दक्षिणा भी लेनी पड़ेगी। देखती हूँ आज बिल्कुल ही आपकी जात नष्ट हो जाएगी। इतनी देर में सतीश की भी स्वाभाविक चेतना लौट आई थी। उसने पूछा, सचमुच ही क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? सचमुच। तो ऐसे दिन अगर मैं आ ही पड़ा हूं तो दुकान की कुछ बासी मिठाइयां खाकर पेट नहीं भरूंगा। इसके अलावा ये सब चीजें तो मैं कभी खाता भी नहीं। सावित्री भी ये बात जानती थी। मन ही मन लज्जित होकर उसने कहा, लेकिन अब तो रात हो गई है। हो जाए रात, आज डेरे पर वापस जाकर झिड़कियां तो खानी नहीं पड़ेंगी। फिर आज ज्यादा रात होने से डरूं क्यों? कुछ भी क्यों न कहो, किसी प्रकार भी मैं नहीं जाऊंगा। तुमसे पार पाने का कोई रास्ता नहीं है, कहकर सावित्री उठकर चली गई। सतीश बैठा हुआ था। अब देर हो गई थी। ये सुंदर कुटी और ये निर्मल सफेद शैया छोड़कर किसी तरह भी जाने की उसे इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन आत्मसम्मान को अक्षुण्ण रखकर बैठे रहने का भी कोई अच्छा सा कारण भी नहीं मिल रहा था। अब खाना तैयार होने में देर लगने की संभावना मानो उसको इस समस्या से छुटकारा दे गई। चलते समय सावित्री बाहर से जंजीर चढ़ा गई थी। इसको भी वो जैसे जान गया। उसी तरह उसके तुम संबोधन को भी उसने लक्ष्य किया था। निर्जन कमरे में ये नवलब्ध दो तथ्य, जादूगर और उसकी जादू की लकड़ी की तरह उसके चारों ओर अपूर्व इंद्रजाल की रचना करने लगे। आज ही दोपहर को प्यार का जो कूड़ा करकट उसके मन के भीतर से भाटे के खिंचाव से बाहर की तरफ बह गया था, ज्वार के उल्टे स्रोत से फिर वो वापस आकर प्रकट होने लगा। आज ही दोपहर को आत्माभिमान के आघात की तीखी ज्वाला ने मन की नीच प्रवृत्तियों की तरफ उसके नेत्रों को खोल दिया था। ज्वाला के ठंडा होने के साथ ही वो नेत्र आप ही आप बंद हो गए। इसी तरह अपने को लेकर खिलवाड़ करते करते किसी समय शायद वो जरा सा ऊँघ गया। एकाएक द्वार खुलने की आवाज़ से वो फिर जाग उठा और देखा कि सावित्री मोक्षता को साथ लिए कमरे में प्रवेश कर रही है। मोक्षता ने पत्र सतीश के हाथ में देकर कहा, देखिए तो बाबू, बहू ने लिखा क्या है? सतीश ने पढ़कर कहा, उन लोगों के लौटने में अभी 2 महीने की देर है। पत्र पढ़कर उसने बताया, और कोई बात तो नहीं है? सतीश ने पत्र लौटाकर कहा, नहीं, विशेष कुछ बात नहीं है। मेरी तनख्वाह के बारे में बाबू? नहीं, वो बात नहीं लिखी है। रुपए की बात नहीं लिखी है सुनकर मोक्षता ने मन ही मन अत्यंत कुढ़कर पत्र के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये बात रहेगी ही क्यों? जितनी सब बेकार की बातें होंगी वो रहेंगी। दीजिए पत्र। फिर वो सावित्री से संबोधित हुई, सावित्री, कल पत्र का उत्तर लिख देना। हाँ, बाबू को खाना कब दोगी? रात नहीं हुई है क्या? सावित्री ने कहा, ये ठहरे ब्राह्मण महाराज, पूजा करेंगे या यूं ही खा लेंगे? ये क्या अपने पुरोहित महाराज हैं या बाबा जी हैं कि पूजा करके खाएंगे? सतीश हंसकर बोला, क्या दाई, तुम भूल गई? मैं तो सदा ही संध्या पूजा करता हूँ। मोक्षता को शायद एकाएक बिसरी बातें याद आ गईं। झेंप कर बोली, हाँ हाँ, ठीक बात है। फिर सावित्री की तरफ घूमकर बोली, देख तो बेटी, जल्दी बाबू के लिए जगह ठीक कर दे। कहकर मोक्षता चली गई। 1 घंटे बाद सतीश के भोजन के वक्त कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। अंधेरे बरामदे से ये देखकर मोक्षता एकदम जल उठी। रसोई घर में जाकर देखा सावित्री चुपचाप बैठी हुई है। रुष्ट कंठ से उसने कहा, ये तेरी कैसी बुद्धि है सावित्री? ये क्या कंगाली भोजन हो रहा है कि जो कुछ भी है खाने के लिए सामने डालकर निश्चिंत होकर बैठी हो? सावित्री कुछ सोच रही थी, चौंक कर बोली, आवश्यकता पड़ने पर वो खुद ही मांग लेंगे। ऐसी बुद्धि न रहती तो फिर तू दासी का काम करने जाती, तू तो खुद ही नौकर नौकरानी रख लेती। सावित्री ने हंसकर कहा,
खुद ही नौकरानी बनी हुई हूँ, इसमें भी क्या दोष है मौसी? मेहनत करके खाने में तो शर्म नहीं होती? मोक्षता ने कुपित होकर कहा। कौन कहता है कि होती है? मेरी उम्र में भले ही ना रहे, लेकिन तेरी उम्र में तो ज़रूर ही है। अच्छा रहे या न रहे, बाबू को जब खाने को कह दिया है तो बैठा कर खिलाना। मनुष्य का भाग्य बदलने में अधिक देर नहीं लगती। सावित्री जाने को तैयार होते होते ठिठक कर खड़ी हो गई। क्या बक रही हो मौसी? वो सुन लेंगे तो? मोक्षता ने तुरंत ही अपना कंठ धीमा करके कहा। नहीं नहीं, सुन क्यों लेंगे? और एक बात तुझसे कहती हूँ बेटी, भगवान ने जो 2 आंखें दी हैं, उन दोनों को ज़रा खोल कर रखना चाहिए। घड़ी की चेन, हीरे की अंगूठी न रहने से ही किसी आदमी को छोटा मत समझ लेना। अच्छा, कहकर सावित्री हंसती हुई जा रही थी कि मोक्षता ने फिर पीछे से पुकारा। सुन तो सावित्री। सावित्री घूमकर खड़ी हो गई। क्या है? मेरे कमरे में चल, एक ढाका की साड़ी निकाल दूं, पहन कर जा। सावित्री ने हंसी रोक कर कहा। तुम निकाल लाओ मौसी, मैं अभी आ रही हूं। सतीश का खाना प्राय समाप्त हो आया था। सावित्री ने कमरे में घुसकर कहा। आंखें बंद करके खा रहे हो क्या? सतीश ने मुंह ऊपर उठाकर कहा। नहीं तो, लेकिन देखती हूं कि दोनों आंखें तो नींद में ढलकी जा रही हैं। ये असलियत थी, उसे वाकई कड़ी नींद आ रही थी। पिछली रात का उच्छृंखल अत्याचार आज असमय में ही उसकी आंखों की दोनों पलकों को भारी बनाता जा रहा था। सलज्ज हंसी के साथ उसने स्वीकार किया। हाँ, बड़ी नींद आ रही है। सावित्री ने पूछा। और कुछ चाहिए? सतीश तुरंत बोल उठा। नहीं, कुछ नहीं, मैं खा चुका। बाहर पैरों की आहट सुनकर सावित्री जान गई कि मोक्षता आकर खड़ी है। बोली, बाबू, मुझे एक ढाका की साड़ी खरीद देनी पड़ेगी। वो कभी कुछ नहीं मांगती, इसीलिए इस बात का मतलब न समझ सकने के कारण सतीश आश्चर्य में पड़ गया। मोक्षता के आने का उसे पता नहीं था। उसने पूछा, सचमुच ही चाहिए? सचमुच ही तो। कब पहनोगी? आज पहनने की स्थिति नहीं है तो क्या कभी भी नहीं होगी? इसके अलावा एक और बात है, मैं मेहनत करके खाती हूँ, इसके लिए मौसी दुख कर रही थी, इसीलिए सोच रही हूँ अब मेहनत करके नहीं खाऊंगी, अब से बैठी बैठी खाऊंगी। सतीश ने हंसकर कहा। अच्छी बात तो है। सिर्फ अच्छी बात होने से ही तो नहीं चलेगा, उसके साथ एक नौकरानी न रहने से भी मान तो नहीं रहता, उसको भी आपको रख देना पड़ेगा। अपनी बात को वो खत्म भी न कर सकी कि हंसी विवश करने लगी। मुंह में आंचल ठूंसकर हंसी का वेग रोकने लगी। मोक्षता कोई कच्ची औरत नहीं थी। एक ही क्षण में सब कुछ समझकर कमरे में घुसकर उसने कहा, बाबू शायद सावित्री को पहचानते हैं। फिर सावित्री की तरफ घूमकर बोली, मौसी के साथ अब तक शायद मजाक हो रहा था। ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। पहले ही कह देती तो क्या बिगड़ जाता? कहकर वो हंसती हुई चली गई। भोजन के बाद सतीश फिर एक बार बिछौने पर आकर बैठ गया। सावित्री डिब्बे में भरकर पान लाई और बंधे हुक्के पर तंबाकू चढ़ाकर सतीश के हाथ में दे दिया। पैरों के पास धरती पर बैठकर एकाएक मुस्कुराकर सिर झुका लिया। सतीश के दिल में आंधी बहने लगी। सारे शरीर में रोएं खड़े हो गए, मानो जाड़ा लगने लगा हो। एक पल को तो उसमें हुक्का खींचने की शक्ति तक नहीं रही। 2 मिनट के बाद सावित्री ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, रात हो गई, बासे पर नहीं जाओगे? सतीश ने सूखे कंठ से कहा, नहीं जाऊंगा तो रहूंगा कहाँ? यहीं रहोगे? न जा सकूं तो जरूरत नहीं, मौसी अभी तक जाग रही हैं, मैं उनके बिछौने पर जाकर सो जाऊंगी। एक क्षण के लिए सतीश चुप ही रहा, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने को संभालकर एकदम से खड़ा होकर बोला, नहीं, मैं जा रहा हूं। अच्छा, जरा और बैठो। कहकर सावित्री उठकर चली गई और सतीश के जूते बाहर से उठा लाई और आंचल से पैर पोंछकर जूतों का फीता बांधते हुए धीरे धीरे बोली, बासा के लोग अगर जान जाएं तो? जानेंगे कैसे? मैं अगर बता दूं? तुम क्या बताओगी? बताने की कोई बात ही नहीं है। सावित्री ने हंसकर कहा, कुछ भी नहीं? सच कहते हो? सतीश निरुत्तर हो रहा।
सावित्री ने धीमे स्वर में कहा। बताने की बात न रहने से कौन जाने आज मैं तुमको छोड़ सकती थी या नहीं। इतना कहकर वो एकाएक चुप हो गई, लेकिन दूसरे ही क्षण प्रबल वेग से सिर हिलाकर बोल उठी, नहीं, तुम बासे पर चले जाओ, पर अगर दुर्बुद्धि न छोड़ोगे तो एक दिन सभी खोल दूंगी, बताए देती हूं। ये कैसा रहस्य है? सतीश को समझ नहीं आया। वो क्षण भर चुप रहकर खड़ा रहा, फिर बोला, बता देना, पासे के लोग कोई मेरे संरक्षक नहीं है। सावित्री ने कहा, जानती हूं नहीं है, लेकिन मेरी मौसी ये दायित्व भी अनायास ही ले सकेंगी, उसकी जबान को कैसे रोक रखोगे? मोक्षता का नाम सुनकर सतीश मन ही मन डर गया, पर बोला, रुपए देकर। सावित्री ने कहा, उससे केवल रुपया बर्बाद होगा, काम नहीं होगा। इसके सिवा मौसी को तो चलो रुपए से वश में कर लोगे, लेकिन मुझे क्या देकर वश में करोगे? सतीश तुरंत बोल पड़ा, प्रेम देकर। सावित्री के होठों पर हंसी की रेखा दिखाई पड़ी। बोली, इसको लेकर 4 बार हो गए। यानी इसके पहले और भी 3 आदमियों ने इस चीज को देना चाहा था। तुमने लिया नहीं? नहीं, कूड़ा करकट जमा करके रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। सतीश स्थिर होकर बैठा रहा। सावित्री की व्यंग भरी हंसी और उसके कंठ का स्वर कुछ भी उसकी दृष्टि से बच नहीं सका। उसी समय उसकी दोपहर की बातें याद आ गईं, और याद आने के साथ ही प्रेम की नदी में ज्वार खत्म होकर भाटे का खिंचाव शुरू हो गया। सावित्री की बातों को उसने मजाक समझ लेने की गलती नहीं की। कड़े स्वर में बोल उठा, वो लोग बेवकूफ थे। बेवकूफ ही ऐसी चीज देने का प्रस्ताव कर सकते हैं जिसे बक्से में उठा रखना किसी को कूड़ा करकट मालूम हो। मैं भी कम मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि मैं भी भूल गया था कि वो चीज तुम लोगों के लिए कितनी अवहेलना की चीज है। इतनी उम्र में इतनी बड़ी भूल हो जाना मेरे लिए उचित नहीं था। अच्छा, मैं चलता हूं। ये वाक्य सावित्री को शूल की तरह बींध गया। तुम लोगों के लिए कहकर सतीश ने उसको किन लोगों के साथ जोड़कर देखा था, इसे समझना उसके लिए कठिन नहीं था, किंतु परिहास कहीं झगड़े में परिवर्तित न हो जाए, इसीलिए वो चुप रह गई। सतीश यहीं नहीं रुका, तीखे स्वर में आगे बोला, शिकारी बंसी में मछली को गूंथ कर नचाकर जैसे आनंद मनाता है, संभवतः इतने दिनों से मुझे लेकर तुम भी वही मजाक कर रही थी, है ना? सावित्री और सहन नहीं कर सकी। बिजली की सी गति से वो उठकर खड़ी हो गई। बंसी में गूंथ कर ही तुमको खींचकर उठाया जा सकता है, नचा कर उठाने लायक बड़ी मछली तुम नहीं हो। सतीश ने निष्ठुर भाव से व्यंग करके कहा, नहीं हूं मैं? सावित्री ने कहा, नहीं हो। कहते कहते उसके होंठ सिकुड़ गए। सतीश के चेहरे की तरफ तीव्र दृष्टिपात करके वो कहने लगी, दुष्चरित्र, मेरी तरह की किसी स्त्री को प्यार करके प्रेम की बढ़ाई करने में तुमको लज्जा नहीं मालूम होती? जाओ तुम, मेरे ही घर में खड़े होकर व्यर्थ मेरा अपमान मत करो। इस अपमान से सतीश और भी निर्दयी हो उठा। इस बार अत्यंत कुत्सित व्यंग करके उसने कहा, मैं दुष्चरित्र हूं? किंतु जो कुछ भी कहो सावित्री, तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने सार्थक रखा था। सावित्री हटकर चली गई। चौखट पकड़कर क्षणकाल स्थिर भाव में खड़ी रहकर बोली, चले जाओ। उसका चेहरा पीला बदरंग हो गया था। अपमान और क्रोध की असहनीय जलन से उस तरफ नजर तक भी न डालकर सतीश बोला, किंतु जाने के पहले एक बार फिर आंचल से पैर नहीं पोंछोगी? अथवा और कोई अन्य खेल, कोई और नाटक? एकाएक दोनों की आंखें लड़ गईं। सावित्री ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तुम कसाई से भी अधिक निष्ठुर हो। तुम चले जाओ, बस अब तुम जाओ। तुम्हारे पैरों पर गिरती हूं, न जाओगे तो सिर पटक कर मर जाऊंगी। तुम चले जाओ। उस कंठ स्वर की उत्तरोत्तर और अस्वाभाविक तीव्रता से अकस्मात सतीश डर गया। एक भी बात और न कहकर बाहर चला गया, किंतु अंधेरे बरामदे में अंत तक आकर उसे रुक जाना पड़ा। किस तरफ सीढ़ी है, किस तरफ रास्ता है, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। जेब में हाथ डालकर उसने देखा,
दिया सलाई भी नहीं थी। ऐसी निरुपाय अवस्था में वो 5 मिनट चुपचाप खड़ा रहा। अंततः उसे सावित्री के कमरे की तरफ लौट आना पड़ा। बाहर से उसने देखा सावित्री फर्श पर औंधी पड़ी हुई है। धीरे धीरे उसने पुकारा, सावित्री। सावित्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोबारा पुकारने पर भी उत्तर न मिलने पर सतीश ने कमरे में जाकर सावित्री के माथे पर हाथ रखा, झुककर देखा, आंखें मुंदी हुई हैं, और उसके मुंह में उंगली डालकर समझ गया सावित्री मूर्छित हो गई है। क्षण भर के लिए मन में एक भय और संकोच जरूर पैदा हुआ, किंतु दूसरे ही क्षण उसने सावित्री का अचेतन शरीर उठाकर बिछौने पर लिटा दिया और चादर का एक हिस्सा गगरी के जल से भिगोकर मुंह पर, आंखों पर छिड़कने लगा। फिर पंखा हाथ में लेकर हवा झलने लगा। 2-3 मिनट के बाद ही सावित्री ने आंखें खोलकर माथे का कपड़ा खींचकर करवट बदलकर कहा, तुम गए नहीं? सतीश चुप रहकर हवा झलता रहा। सावित्री बिछौने से उठकर चिराग हाथ में लेकर बाहर आकर खड़ी हो गई। बोली, चलो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलाऊं। उसके बाद चुपचाप रास्ता दिखाती हुई वो नीचे उतर गई और दरवाज़ा खोलकर किनारे खड़ी हो गई। मूर्छित सावित्री को बिछौने पर ले जाकर लिटाने के लिए उसके अचेतन शरीर को जो गोद में लेना पड़ा था, उसी में सतीश मानो अन्यमनस्क सा हो गया था। अब दरवाजे के पास आते ही वो अपने आपे में आ गया और कोई बात कहने के लिए मुंह उठा ही रहा था कि सावित्री बोल पड़ी, नहीं, और एक बात भी नहीं। अपने शरीर को तुमने पहले ही नष्ट कर डाला है, किंतु वो तो किसी दिन जलकर खाक भी हो जाएगा। किंतु एक अस्पृश्य कुल्टा को प्यार करके भगवान के दिए हुए मन के गाल पर अब स्याही मत पोत देना। या तो तुम कल ही उस डेरे को छोड़कर चले जाओ, या मैं वहां अब नहीं जाऊंगी। इतना कहकर उत्तर की प्रतीक्षा न करके सावित्री ने दरवाजा बंद कर दिया। सतीश हतबुद्धि सा हो गया था, क्योंकि सावित्री आकर्षित करती है और क्यों पास आने पर इस तरह निष्ठुर आघात करके दूर हटा देती है। उस दिन सारी रात बराबर सोचते रहने पर भी इसका कोई स्पष्ट कारण वो नहीं खोज सका। पिछली रात की एक एक बात अब तक उसकी हड्डियों में झंझनाती हुई बज रही थी। इस कारण भोर में ही वो बाहर निकल पड़ा और किराए का एक मकान ठीक करके आकर मजदूर बुलाकर अपना सामान लदवाने लगा। ये देखकर बासा के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अधिक आश्चर्य में पड़ा बिहारी। उसने पास आकर धीरे धीरे पूछा, बाबू, क्या घर जा रहे हैं? सतीश ने उसके हाथ में 5 रुपए देकर कहा, नहीं बिहारी, घर नहीं जा रहा। स्कूल के पास ही एक मकान पा गया हूँ, वहीं जा रहा हूँ। बिहारी ने कहा, किंतु वो तो अभी तक आई नहीं है बाबू। सतीश ने मुंह ऊपर उठाए बिना ही कहा, आई नहीं है? अच्छा, तू मेरे बिछौने को बांध दे, मैं तब तक राखाल बाबू के कमरे तक होकर आता हूँ। कहकर बासे का देना पावना चुका देने के लिए वो राखाल बाबू के कमरे की ओर चला गया। उस कमरे में बहुत से लोग उपस्थित थे। शायद उसके विषय में ही बातें चल रही थी, क्योंकि उसको देखते ही सभी निस्तब्ध हो गए। राखाल ने जरा हंसने की चेष्टा करके कहा, सतीश बाबू इस तरह अचानक कैसे? सतीश ने हाथ के रुपयों को मेज के एक किनारे रखकर कहा, अचानक ही एक दिन मैं आया भी था, अचानक ही एक दिन जा रहा हूँ। इन्हीं रुपयों से शायद आपका हिसाब चुकता हो जाएगा। यदि न हो तो हिसाब हो जाने पर मुझे खबर कर दीजिएगा, बाकी रुपए भेज दूंगा। राखाल ने कहा, खबर कहाँ दूंगा? मेरे स्कूल के पते से कार्ड लिखकर भेज दीजिएगा, मुझे मिल जाएगा। ये कहकर सतीश और किसी सवाल जवाब की प्रतीक्षा न करके बाहर चला गया। कमरे के अंदर एक दबी हुई हंसी की आवाज़ सतीश के कानों में आ पहुंची। बिहारी निकट ही खड़ा था। कमरे में घुसकर हाथ की छोटी सी गठरी किवाड़ की आड़ में उतार कर रख देने के बाद राखाल को लक्ष्य करके बोला, बाबू, मेरा 17 दिन का वेतन हिसाब करके दे दीजिए, मुझे इसी दम बाबू के साथ जाना पड़ेगा। राखाल ने विस्मित और क्रुद्ध होकर कहा, तू भी जाएगा? तो यहाँ काम कौन करेगा? जाऊंगा कह देने से ही तो जाना नहीं होता। बिहारी ने कहा, होगा क्यों नहीं बाबू,
मुझे तो जाना ही पड़ेगा। राखाल ने आग की तरह जलकर कहा। जाना पड़ेगा कह देने से ही हो जाएगा? नियमानुसार नोटिस देना चाहिए, मालूम है? वो किसी दिन आकर दे जाऊंगा। अभी वेतन दे दीजिए, मुझे माल असबाब जुटाना पड़ेगा। राखाल और कुछ न कहकर तूफान की गति से बाहर आया और सतीश के कमरे में घुसते ही बोल उठा। सतीश बाबू, ये सब कैसे काम है? सतीश बिछौना बांधते हुए बोला। कौन सब? राखाल ने उद्दंड भाव से कहा। नौकरानी नहीं आई, वो तो पहले ही चली गई है। देख रहा हूं बिहारी को भी ले जाना चाहते हैं। क्यों? अपराध किया आपने, दंड भोगे हम लोग। सतीश ने कहा। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। राखाल ने कंठ का स्वर ऊंचा करके कहा। समझेंगे क्यों? न समझने में ही तो सुविधा है। खुद न जाने से तो आपको निकाल बाहर करना ही पड़ता। लेकिन जो कुछ भी हो, एक सहज शिष्टता का बोध भी क्या नहीं रहना चाहिए? सतीश की दोनों आंखें जल उठीं। पास आकर बोला। आप ये सब क्या कह रहे हैं राखाल बाबू? ईर्ष्या की आग राखाल को जला रही थी। ठीक कह रहा हूं मैं, और आप भी ठीक समझ रहे हैं सतीश बाबू। कोई भी बात हम लोगों से छिपी नहीं है। अच्छा जाइए आप। क्या ही काला सांप मकान में लाया गया था, आकर बासे को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सतीश ने राखाल का एक हाथ थाम कर कहा। आप क्या बकवास कर रहे हैं राखाल बाबू? राखाल जबरदस्ती अपना हाथ छुड़ाकर गरज उठा। जाइए, ढोंग मत रचिए। जाइए, आप दूर जाइए। बिहारी ने कमरे में आकर कहा। सतीश बाबू जाने दें उनको। उनका मोह कहाँ है और कहाँ है उनकी जलन, ये सब मुझे पता है। किसी दिन आपको भी बता दूंगा। अभी आइए हम लोग चीज सामान ठीक कर डालें। राखाल अपने पैरों की आवाज से मकान कपाता हुआ बाहर चला गया। सतीश ने चौकी पर बैठकर कहा। ये सब क्या है बिहारी? मैं आपके साथ जाऊंगा, यहां नहीं रह सकूंगा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा। मेरे साथ जाओगे? तो यहां काम कौन करेगा? बिहारी ने अविचलित दृढ़ता के साथ कहा। जिसकी इच्छा हो वो करे, मैं साथ ही जाऊंगा। नौकर के बिना तो आपका काम नहीं चलेगा। सतीश को मामला समझने में कुछ समय लगा। जब समझ आया तो कुछ पल वो कुछ भी नहीं कह पाया। कुछ पल बाद बोला। ये बात पहले कह देते तो ठीक रहता बिहारी। बिहारी कुछ नहीं बोला। चुपचाप चीज सामान बांध बटोर कर मजदूर के सिर पर उठवाने लगा। पर वो जाएगा ही, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा। सतीश नए बासे पर आकर सोच रहा था कि मैं कैसा हो गया हूँ। किस तरह कोई भी ऐरा गैरा मेरा अपमान करने का साहस कर लेता है। यही नहीं, अपमान करके आसानी से बच भी जाता है। क्यों? मेरी असाधारण शारीरिक शक्ति एक तिल भी कम नहीं हुई है। फिर भी मैं क्यों मुंह ऊपर उठाकर दृढ़ता से अपनी बात नहीं कह पाता? क्यों मैं सिर झुकाए ही सब कुछ सह लेता हूँ? अपने मन की सोचनीय दुर्बलता आज उसको बड़ी चोट पहुंचाने लगी, और उससे भी अधिक चोट लगी इस बात से कि प्रतिकार करने की सामर्थ्य भी मानो आज उसके हाथ से निकल गई। राखाल ने क्रोध भरी भाषा में दुष्टता पूर्वक उस रात की घटना का ही उल्लेख किया था। इसमें कोई संदेह नहीं था। इसे याद करके सतीश लज्जा से गड़ गया। विपिन के आदमियों ने उसको किस तरह और किस भाव से पकड़ लिया था। अंधेरे कमरे में किस तरह वो डर से मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था। वो लोग चतुर थे और किस तरह सारी चालाकी समझ लेने पर ओढ़ने के अंदर से उसे खींच कर ले गए थे। उसका चटपटा विवरण खूब नमक मिर्च लगाकर, खूब झूठे सच्चे अलंकार आडंबर से लपेटकर जो वर्णन उन्होंने किया होगा, उपस्थित सब लोगों का उससे कितना मनोरंजन हुआ होगा। कैसे कुत्सित हंसी के साथ उन्होंने उसके स्खलन का आनंद मनाया होगा। इसकी आदि से अंत तक कल्पना करके उसका अंतस मर्मांतक पीड़ा से कांप गया। अकेले कमरे के अंदर भी सतीश का पूरा चेहरा वेदना से विकृत हो उठा। फिर उन्हीं लोगों के सामने ही राखाल ने उसका अपमान करके उसे विदा कर दिया, और वो एक बात भी नहीं कह सका। ये सुनकर सावित्री क्या सोचेगी? वो कुछ न कहेगी,
सब सह लेगी, पर एक जवाब भी नहीं देगी। उसका आत्मसम्मान बोध कितना बढ़ा हुआ है, इसको जैसे वो निश्चित रूप से समझ गया था। उसके व्यथित चेहरे की आकृति अपनी कल्पना में वो आज स्पष्ट देखने लगा। सतीश ने मन ही मन कहा, निश्चय ही मेरी बुद्धिहीनता से आज फिर दुर्घटना हो गई है। असहाय सावित्री को उन लोगों के बीच छोड़कर चले आना उचित नहीं हुआ। लेकिन उचित क्या हो सकता था? लाख सोचने पर भी इसे वो नहीं समझ पाया। लेकिन सावित्री ने क्या खुद ही उससे चले जाने को नहीं कहा था? उसने क्या गर्व के साथ ही नहीं कहा था कि इसमें वो कोई अपमान नहीं समझती? तभी बिहारी ने आकर कहा, बाबू, आपके स्नान का समय हो गया है। आज उसके कंठ स्वर में विशेष अर्थ था। सतीश लज्जित होकर झटपट उठा और तौलिया कंधे पर रखकर स्नान करने चला गया। जब हृदय चूर चूर हो रहा था, तब भी नित्य के काम में लापरवाही करने का उपाय नहीं था। उस दिन वो स्कूल गया, लेकिन क्लास में नहीं जा सका। बाहर घूम घाम कर ही वापस लौट आया। कमरे में घुसते ही अजीब निराशा से मानो उसका पूरा हृदय भर उठा। इस नए कमरे को सजाकर सहेज कर ठीक ठाक करने में बिहारी ने खूब परिश्रम किया है। ये बात तुरंत उसकी समझ में आ गई, लेकिन अपटु हाथों की प्रथम चेष्टा कहीं भी छिपी नहीं है, ये भी तत्काल ही उसकी दृष्टि में पड़ गया। बिहारी शरबत ले आया, तंबाकू चढ़ा दिया और दुकान से पान का दोना भी खरीद कर ले आया। वृद्ध की अनअभ्यस्त इन सब सेवाओं की चेष्टा से सतीश मन ही मन हंसना चाह रहा था, पर रुलाई आ गई और उसने नेत्र पोंछ डाले। रात को बिछौने पर लेटकर सतीश सोचने लगा, जो कुछ होना था वो तो हो गया। अब इन सब बातों को लेकर वो मन खराब नहीं करेगा। लिखने पढ़ने के लिए वो कलकत्ता आया था, तो मन लगाकर वही करेगा या घर लौट जाएगा। लेकिन उस दिन मूर्छिता नारी के गर्म शरीर के जिस स्पर्श को लेकर वो घर लौट आया था, वो गर्मी संयम की उसकी समस्त कोशिश को गलाकर खत्म करने लगी। बिहारी मन ही मन सब समझ रहा था, लेकिन सांत्वना देने का साहस उसको नहीं था। इसी कारण वो उदास चेहरे से चुपचाप दरवाजे के बाहर बैठा रहा। प्राय 10 बज रहे थे जब उसने धीरे से कहा, बाबू, बत्ती बुझा दूं? सतीश ने कहा, बुझा दे, लेकिन तू सोएगा कहाँ बिहारी? मैं यहीं हूँ बाबू, मैंने अपनी चटाई दरवाजे पर ही बिछा दी है। क्या इस मकान में नौकरों के लिए सोने की जगह नहीं है? नीचे एक कमरा खाली है, पर शायद आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए मैं यहीं रहूँगा। सतीश ने व्यग्र होकर कहा, ये कैसी बात हुई? तू वहीं सोने चला जा, बूढ़ा आदमी है, ओस में मत रहे। ओस कहाँ बाबू, कहकर बिहारी वहीं पर चादर ओढ़कर लेट रहा। कुछ क्षण चुप रहकर सतीश ने कहा, रात कितनी हो गई रे? ज्यादा नहीं हुई है बाबू, शायद 10 बजे हैं। सतीश फिर चुप लेटा रहा। कुछ क्षण बाद मृदु कंठ से उसने पूछा, अच्छा, तू सावित्री का घर जानता है बिहारी? बिहारी उठकर बैठ गया। जानता तो हूँ बाबू, बहुत बार उसे घर तक पहुँचा कर आया हूँ। सतीश और कुछ नहीं बोला। बिहारी ने कहा, एक बार जाकर देख आऊं क्या? इस बार सतीश घबरा कर बोल उठा, नहीं नहीं, तू कहाँ जाएगा? वो तो बहुत ही दूर है। दूर बिल्कुल नहीं है बाबू। सतीश को सोचने लगा, बोला नहीं। बिहारी ने फिर कहा, बाबू, यदि 1 घंटे की छुट्टी दें तो देख आऊं। सवेरे वो काम पर भी नहीं आई थी, शायद बीमार पड़ गई हो। फिर भी सतीश कुछ नहीं बोला। बिहारी मन ही मन घबरा उठा। आज सारा दिन वो अपनी आदत के अनुसार बातें नहीं कर सका था। उस पर से कहने के लिए विषय इतने अधिक जमा हो चुके थे कि वो एक बार फिर बोला, नई जगह होने से नींद नहीं आ रही है बाबू, फिर एक बार तंबाकू चढ़ा दूं? सतीश अन्यमनस्क हो गया था, इसीलिए उत्तर नहीं दिया। तो भी बिहारी कुछ देर तक उत्सुक होकर प्रतीक्षा करता रहा। अंत में वो वहीं सो गया। दूसरे दिन ठीक समय पर सतीश स्कूल गया। दोपहर को बिहारी सब काम काज पूरा कर हाल में ही रखे गए रसोइया
पांडे महाराज के ऊपर डेरे की देखभाल का भार देकर बाहर चला गया। 17 दिन का वेतन वसूल करने के बहाने वो पुराने डेरे पर जा पहुंचा। फिर भी उसको ये भय था कि राखाल बाबू कहीं आ न गए हों, इसीलिए मकान में घुसते ही उसने नए नौकर से दरियाफ्त कर लिया। उनके न होने की जानकारी पाकर वो निर्भय होकर रसोई घर के सामने पहुंचा और आवाज ऊंची करके कहा, महाराज जी प्रणाम। महाराज जी गांजा पीकर दीवाल पर ओठंग कर नेत्र बंद किए ध्यान कर रहे थे। बिहारी की आवाज सुनकर चौंक उठे और बोले, कल्याण हो। उसके बाद माथा सीधा करके नेत्र खोलकर बोले, कौन है बिहारी? आ बैठ जा। बिहारी पास आकर पैरों की धूल को सिर पर चढ़ाकर बैठ गया। चक्रवर्ती ने अंगोछे की खूंट से थोड़ा सा गांजा निकालकर बिहारी के हाथ में देकर कहा, उस मकान में अभी रसोई कौन बनाता है? बिहारी उठकर चला गया। हथेली में 2-4 बूंद पानी लेकर लौट आया और बोला, एक गंवार ब्राह्मण है, एकदम जानवर है। चक्रवर्ती ने खुश होकर सिर हिलाकर कहा, भगवान उन लोगों को पूंछ देना भूल गए हैं, यही आश्चर्य की बात है। इसके बाद डेरे के नए नौकर के लक्ष्य करके कहा, हमारे यहाँ भी कल ही एक भूत को पकड़ कर लाया गया है। उसकी समझ कैसी है भला देखो तो बिहारी। आज सवेरे एक चिलम निकाल कर मैंने उसे दी और कहा, तैयार करके लाओ तो भैया। मैंने सोचा इसकी विद्या एक बार देख लेने से ही ठीक होगा। कहने से तू विश्वास नहीं करेगा, उल्लू ने चीज को मिट्टी में मिला दिया। पर तुम लोगों को वहां कष्ट नहीं होगा। मेरी सावित्री चतुर लड़की है, 2 ही दिन में रसोइयों को सिखा पढ़ाकर पक्का कर देगी। महाराज की बात ने बिहारी को संशय में डाल दिया, लेकिन वो भी उन्हीं चक्रवर्ती महाराज का चेला था। उस बात को दबाकर वो झट बोला, महाराज जी आपकी सोहबत में रहकर सब सीख जाएगा। सो तो सीख जाएगा, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ बिहारी कि पकड़ बैठने से ही कुछ नहीं होता। भैया, बाबू लोगों को खुश करना, उनकी थाली में उनके मन का परोस देना कोई साधारण विद्या नहीं है। इसमें जोर चाहिए होता है। अरे गहरे क्या करेंगे इसको। मेरा यहाँ काम करना अब तो नहीं हो सकता। तुझे पहले ही कह देता हूँ, तू भले ही मेरा नाम लेकर कह देना जाकर सावित्री से, वो उसी क्षण कहेगी, जाओ बिहारी चक्रवर्ती को बुला लाओ। भले वो रुपया वेतन अधिक लेगा, पर आदमी लाजवाब है। सतीश बाबू भी कभी ना नहीं करेंगे। मैं उनका मिजाज जानता हूँ। बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणस्य ब्राह्मण गति। मैं 2 रुपया अधिक पाऊंगा तो वो कुपात्र में नहीं पड़ेगा। इतना कहकर चक्रवर्ती महाराज हंसने लगे। बिहारी अवाक होकर बोला, महाराज जी सावित्री तो वहां नहीं है। चक्रवर्ती ने अविश्वास की हंसी हंसकर कहा, अच्छा नहीं है, पर तू मेरा नाम लेकर कह देना, उसके बाद जो कुछ होना होगा मैं देख लूंगा। बिहारी बाएं हाथ के पदार्थ को दाएं हाथ में लेकर बोला, तुम्हें छूकर शपथ ले रहा हूं देवता, वो वहां नहीं जाती। इतनी बड़ी शपथ के बाद चक्रवर्ती फिर संदेह न कर सके। आश्चर्य में पड़कर बोले, तू क्या कहता है रे बिहारी? पर वो तो यहाँ भी नहीं आती। फिर 24 घंटे राखाल बाबू बेचारे सतीश बाबू को। खैर जा। अच्छा तू एक बार जाकर उसको देख तो आ, उसके बाद मैं होऊंगा और राखाल बाबू होंगे। मुझे ऐसा वैसा ब्राह्मण मत समझना बिहारी। उसके ब्राह्मणत्व में बिहारी की अगाध श्रद्धा थी। उसने चक्रवर्ती के हाथ में चिलम देकर पूछा, अच्छा सतीश बाबू ही क्यों चले गए? कहते हैं स्कूल दूर पड़ता है, लेकिन ये बात तो सही नहीं है। चक्रवर्ती ने कहा, नहीं, इसके अंदर भी कोई बात तो है। इसके बाद दोनों ने मिलकर चिलम खत्म कर दी। चिलम खत्म होते ही बिहारी उठ पड़ा और चिंतित सा सावित्री के घर की तरफ चल दिया। उसे पूरी आशंका लग रही थी कि हो न हो सावित्री बीमार पड़ गई होगी। सावित्री के घर का सदर दरवाज़ा खुला हुआ था। बिहारी चुपचाप अंदर चला गया।
प्राय सभी कमरों के दरवाजे बंद थे। किराएदार दिवा निद्रा में पड़े हुए थे। बिहारी धीरे धीरे सावित्री के कमरे के सामने जा पहुंचा, पर वहां पहुंचकर वज्राहत की भांति स्तब्ध हो गया। किवाड़ का एक पल्ला बंद था। बिहारी ने देखा कि उसकी आड़ में सावित्री धरती पर चुपचाप बैठी हुई है और पास ही चौकी पर बिछौने पर विपिन शराब पीकर मतवाला बना हुआ सो रहा है। किसी पांव की आहट से सावित्री ने सिर आगे बढ़ाकर देखा। अचानक बिहारी को देखकर एक ही क्षण में ही मानो बदहवास हो गई, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने को संभालकर बाहर आकर जोर से हंसकर बोली, आओ बिहारी, बैठो। उसने बिहारी को साथ ले जाकर रसोई घर के बरामदे में चटाई बिछा दी और बड़े आदर से बिठाकर खुद पास ही फर्श पर बैठ गई। फिर पूछा, समाचार सब अच्छा है बिहारी? बिहारी ने सिर हिलाकर बतलाया कि अच्छा है। उसके बाद सावित्री के मुंह से फिर कोई बात नहीं निकली। दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद बिहारी एकाएक उठकर जाने को तैयार हो गया। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम करने हैं। अभी ही जाओगे? थोड़ा बैठो ना। बिहारी ने सिर उठाकर कहा। नहीं, जा ही रहा हूँ। सावित्री उसके साथ ही सदर दरवाजे तक आकर बोली, हाँ बिहारी, बाबू लोग तो बहुत नाराज हो गए होंगे। बिहारी ने चलते चलते कहा, मैं नहीं जानता, हम लोग अब वहाँ नहीं रहते। सावित्री ने व्यग्र होकर प्रश्न किया, नहीं रहते? वो मेस क्या टूट गया है? नहीं, टूटा तो नहीं है, सिर्फ सतीश बाबू उसे छोड़कर चले गए हैं और मैं भी उनके साथ आया हूँ। तुम लोग क्यों चले गए बिहारी? ये सब लंबी बातें हैं। कहकर बिहारी चलने को तैयार हुआ तो सावित्री ने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़कर अनुनय के स्वर में कहा, और एक बार चलकर बैठना पड़ेगा बिहारी। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मुझे समय नहीं है। कल एक बार फिर आओगे, वचन दो। बिहारी ने पहले की ही भांति कहा, नहीं, मुझे समय नहीं मिलेगा। एक बार सावित्री ने उसके चेहरे की ओर तीक्ष्ण दृष्टिपात करके उसका हाथ छोड़ दिया। अभिमान से समस्त छाती को भरकर शांत भाव से बोली, अच्छा तो जाओ, ये बात उनसे कह देना। इस बात से बिहारी को ठेस लगी। उसने मुंह ऊपर उठाकर कहा, उन्होंने तो तुम्हारे संबंध में जानना नहीं चाहा। नहीं चाहा? नहीं। सावित्री स्थिर भाव से प्रतिघात सहकर रूखे स्वर में बोली, किसी दिन जान लेना चाहेंगे तो शायद कह दोगे। बिहारी ने कहा, नहीं, मैं औरत नहीं हूँ, मेरे शरीर में दया माया है। कहकर और किसी प्रश्न की प्रतीक्षा किए बिना बिहारी तेजी से उस छोटी सी गली को पार करके निकल गया। सावित्री उसी जगह चौखट पर स्तब्ध होकर बैठ गई। उसके अंदर बाहर फिर एक बार आग धधक उठी। आज वो सवेरे घर में नहीं थी, काली जी के दर्शन के लिए काली घाट गई थी। उसी समय यार दोस्तों को साथ लिए शराब पीकर मतवाला बना विपिन आ गया। मोक्षता के हाथ में 2 नोट देकर सावित्री के कमरे का ताला खुलवाकर वो बिस्तर पर बैठ गया। वहां उसने और शराब मंगाकर घर के सभी लोगों को पिलाई। पीकर सभी मतवाले हो गए। सावित्री को इस सब का कुछ पता नहीं था। दिन में 12 बजे जब वो लौटी तो देखा कि मकान की पुरानी किराएदारिन शराब के नशे में गाली गलौज कर रही है और उसकी मौसी मोक्षता सामने के बरामदे में पड़ी हुई टूटी फूटी आवाज में मौत से विद्या सुंदर पद गा रही है। सारे मकान में कहीं फरूही, कहीं उड़द का दाना, कहीं बतख के अंडों के छिलके, कहीं मछलियों के कांटे, कहीं केकड़ों की हड्डी बिखरी पड़ी है। कहीं पैर रखने तक का स्थान नहीं है। मोक्षता सावित्री को देखते ही अपने ढीले कपड़ों को कमर पर लपेटती उठ खड़ी हुई और उसका गला पकड़कर रोने लगी। बेटी, ऐसे ऐसे बाबू जिसके हैं उसको फिर कष्ट कैसा? उसको क्या फिर दूसरों की नौकरी करनी चाहिए? पर मैं तेरी गरीब मौसी हूँ सावित्री। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। गालों पर, माथे पर, कपड़ों पर
समूचे अंग पर हल्दी के पीले दाग पड़े थे। श्वास में कच्चे प्याज की तीव्र गंध थी। असहनीय घृणा से सावित्री उसको जोर से धकेल कर बोल पड़ी, मौसी, तुम शराब पीती हो? तुम भी मतवाली हो रही हो? धक्का खाकर मोक्षता रोना बंद कर आंखें लाल करके चिल्लाई, मतवाली? जरूर मतवाली। मोहल्ले के लोगों से जाकर पूछ ले, वो भी कहेंगे मतवाली है। मेरा भी एक दिन था रे, मेरा भी एक दिन था। मेरा भी एक दिन था जबकि 2400 घंटे शराब में डूबी रहती थी। तू इसका हाल क्या जानेगी, कल की छोकरी है तू। उनके गर्जन तर्जन से कुंठित होकर सावित्री ने उसे शांत करने के अभिप्राय से कहा, लेकिन तुम पीती तो नहीं हो, आज एकाएक पीने क्यों लगी? मोक्षता ने और भी व्यथित होकर कहा, एकाएक क्या? मैं एकाएक पीने वाली नहीं हूं। जाकर पूछ ले अपने बाबू से, जो एक गिलास पीकर औंधा पड़ा है। अरे मर जाऊंगी तो भी अपनी मान मर्यादा नहीं खोऊंगी। आंचल में 2 नोट बांध दिए थे उसने, तभी मैंने ग्लास पकड़ा है। ये कहकर गर्व के साथ आंचल को उठाकर कहा, जरा सा कह देने से ही दौड़कर पीने लगूंगी? वैसी मोक्षता मैं नहीं हूं। सावित्री ने चौंक कर कहा, क्या बाबू आ गए हैं? नहीं तो इतना कांड कौन करता। ये भी कहती हूं, पी लो कह देने से ही क्यों पीऊंगी? मान इज्जत नहीं है क्या मेरी? अभी तक बरामदे के उस किनारे की औरतें आपस में लड़ झगड़ रही थीं। अब यहाँ पर ऊंचे गले की आवाज सुनकर, झगड़े का आभास पाकर वो भी अपना झगड़ा छोड़ इनके पास आकर खड़ी हो गई। विधु ने कहा, अजी मान इज्जत हम लोगों की भी है, ताने की बात हम लोग भी समझती हैं। फिर सावित्री तो लड़की की तरह है। उसका बाबू मेरा हाथ पकड़कर अनुनय करने लगा, इसीलिए पीना पड़ा, नहीं तो। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई कि मोक्षता गरज उठी, भले ही हो सावित्री का बाबू, भले ही हो दामाद, 20 रुपए आंचल में बांध लिए हैं, तभी हाथ से ग्लास छुआ है। ये बातें सुनकर सावित्री लज्जा और घृणा से मरती जा रही थी। चुप रहो मौसी। चुप क्यों रहूंगी? जो कुछ कहूंगी सामने ही कहूंगी। सब जानते हैं, साफ कहने वाली यदि कोई है तो वो है मोक्षता। इस बार विधु ने भी कंठ का स्वर ऊंचा बनाकर कहा, साफ कहना केवल तू ही जानती हो ऐसी बात नहीं है, हम भी जानती हैं। दामाद से 2 नोट लेकर शराब पी गई हो, 3 पा लेने से तो न जाने। मोक्षता उछल पड़ी, छोटे मुंह बड़ी बात। इसके आगे न बोल सकी। सावित्री ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और जबरदस्ती उसे घसीट कर उसके कमरे में धकेल कर जंजीर चढ़ा दी। वहीं से मोक्षता लगातार न सुनने योग्य भाषा बरसाने लगी। लौट आने पर सावित्री विधु के दोनों हाथ पकड़कर बोली, मौसी मुझे क्षमा करो, सब दोष मेरा है। उसकी नम्र बातों से शांत होकर विधु ने कहा, तेरा दोष क्या है साबी? मोक्षता को मैं सदा से जानती हूँ। जरा सी पी लेने के साथ ही वो आपे में नहीं रहती, कमर कसकर झगड़ा करने लगती है। यही उसका स्वभाव है। जा, तू अपने कमरे में जा। ये कहकर वो चली गई। सावित्री काठ की तरह खड़ी रह गई। रोष और क्षोभ से आत्मघात कर लेने की इच्छा हो रही थी उसकी। सतीश इतना निर्लज हो सकता है? खुलेआम दिन दहाड़े ऐसा उन्मत्त आचरण कर सकता है? ये तो वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इसीलिए एक सच्ची वेदना उसके हृदय के अंदर विशाल तरंग की भांति लुढ़कती हुई उसे रौंदने लगी। उसको प्रतीत होने लगा मानो उसका प्रियतम अकस्मात उसी के नेत्रों के सामने मर गया हो, जिसे 2 ही दिन पहले वो कड़ी बातों से अपमानित करके विदा करने को बाध्य हुई थी। वही जब इतना शीघ्र, इतने सहज भाव से अपने समस्त आत्मसम्मान को विसर्जित कर
ऐसा हीन, ऐसा भीभत्स होकर वापस आ गया, तब उस पर और भरोसा करने का उसके पास कोई कारण ही नहीं रह गया। उसकी दोनों आंखें जलने लगी, लेकिन एक बूंद भी आंसू की नहीं निकली। उसका सर्वस्व, उसका देवता, उसकी कल्पना का स्वर्ग, उसके भ्रष्ट जीवन का ध्रुव तारा, उसका इहकाल परकाल, सब कुछ एक ही क्षण में उस इधर उधर बिखरी हुई गंदी चीजों और झूठन के ढेरों के बीच लौटने लगा। सावित्री स्थिर होकर खड़ी रही। कमरे की तरफ जाने के लिए उसके पैर ही नहीं उठ रहे थे। उसे स्मरण हो रहा था कि अभी उसी रात उसे छूकर सतीश ने मदिरा न छूने की शपथ ली थी, और आज ही इतनी जल्दी सब भूल कर मतवाला बनकर उसके बिछौने पर पड़ा हुआ है। ऐसे में उसके मुंह की तरफ वो देखेगी भी तो कैसे? उसी समय नीचे मकान मालकिन के कंठ की आवाज सुनाई पड़ी। वो भी आज मकान में नहीं थी। आते ही किसी एक के मुंह से मोक्षता और विधु का विवरण उसने सुना। साथ ही और भी जो कुछ घटा वो सब भी सुना। सब सुनकर क्रोधावेश में वो ऊपर चढ़ रही थी कि एकाएक सामने झूठे कांटे देखकर स्थिर खड़ी हो गई। हाल ही में प्रयाग में सिर मुंडा आने के बाद से उसके आचार विचार का अंत नहीं था। सावित्री को उस अवस्था में देखकर बोली, साबी, तुझे तो मैं अच्छी लड़की समझती थी। ये सब कैसा अनर्थ का काम है, पता तो बच्ची? सावित्री ने संक्षेप में कहा, मैं घर में नहीं थी। मकान मालकिन ने कहा, इस समय तो तू है, अब सफाई कौन करेगा? मैं? नहीं बच्ची, मेरे मकान में ये सब दुराचार नहीं चलेगा। अपने अपने कमरे में बैठकर जिसकी जो इच्छा हो करे, मैं कहने नहीं जाऊंगी, लेकिन बाहर बैठकर ये सब कांड नहीं होगा। मैं इस पर से पैर रखकर चलूंगी, छुआछूत करके जाति जन्म बिगाड़ूंगी, ये मैं नहीं कर सकती। ये कहकर वो दीवाल से सट सट कर लांग लांग कर किसी तरह अपने कमरे में चली गई। सावित्री फिर खड़ी नहीं रह सकी। झूठन साफ कर सारी जगह धो पोंछ कर फिर स्नान करके आ गई और एक सूखे कपड़े के लिए कमरे में चली गई। अंदर जाकर बिछौने की तरफ देखते ही वो भय और आश्चर्य से चिल्ला उठी, माँ रे, ये तो विपिन बाबू हैं। शराबी गहरी नींद में डूबा हुआ था। वो जागा नहीं। बाहर का कोई ये आवाज सुन नहीं सका। सावित्री 2 कदम पीछे हटाई। उसका सारा शरीर कांपने लगा और माथे में हठात मूर्छा का लक्षण अनुभव करके दरवाजे की आड़ में माथा रखकर निर्जीव की भांति बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी वो उस दशा से उबर जरूर गई, लेकिन सिर ऊपर उठाकर सीधी होकर वो न बैठ सकी। इसके पहले जिस क्षोभ से, जिस दुख से उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था, जिसके निर्लज्ज आचरण की लज्जा से उसको मर जाने की इच्छा हो रही थी, वो लज्जा सच नहीं है। ये सतीश नहीं है, दूसरा है। अपनी आंखों से ये देख लेने पर भी उसका वो क्षोभ, वो दुख मानो तिल मात्र भी डिगा नहीं, वरन छाती और भारी हो गई। हृदय में मानो और अंधकार हो उठा। बिछौने की ओर वो फिर और नहीं देख सकी। उसकी दोनों आंखों से आंसू टपकने लगे। हाय रे स्त्री का प्रेम! इस दुख के बीच ही किसी समय गुप्त रूप से उसके हृदय ने सतीश के सब अपराध क्षमा कर दिए थे। अचानक कब उसकी सेवा करने की प्यास से वो आर्त हो उठा था, उससे बातचीत करने की असहाय क्षुधा से वो उन्मत्त हो उठा था, उसे शायद उसका अंतर्यामी भी नहीं जान सका था। ठीक उसी समय उसके द्वार के बाहर बिहारी आकर खड़ा हो गया और अब उस ओर की समस्त आशाओं के एकाएक झूठ में विलीन हो जाने से मानो उसका अस्तित्व ही दिशा विहीन होकर शून्यता के बीच डूब गया। सतीश के दिल में एक अग्निशिखा दिन रात जलने लगी थी। इस बात को उसका मन अस्वीकार न कर सका। उस आग में जलता हुआ उसका इतना बड़ा सबल शरीर भी निस्तेज होता जा रहा है, इसका स्पष्ट अनुभव करके वो उद्विग्न हो उठा। बिहारी को बुलाकर कहा, माल असबाब एक बार फिर बांधना पड़ेगा बिहारी, आज शाम की ट्रेन से मैं घर जाना चाहता हूँ। बिहारी ने पूछा, गांव के घर या पछा के घर? पछा के घर।
कहकर सतीश जरूरी चीज सामान खरीदने के लिए रुपए उसके हाथ में देकर स्कूल चला गया। बिहारी के आनंद की सीमा नहीं थी। उसका मकान मेदिनीपुर जिले में है। पश्चिम का मुंह उसने आज तक नहीं देखा था। उसी पश्चिम की ओर आज रवाना होना पड़ा। उसने उसी क्षण शोरगुल मचाकर बांधना छानना शुरू कर दिया। पांडे ने आकर भोजन के लिए बुलाया तो बिहारी ने हंसकर कहा, महाराज जी, तुम नहाओ खाओ, मेरा खाना एक तरफ ढक कर रख दो। यदि समय मिला तो देखा जाएगा। अभी तो मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। पांडे जी पहले वाली बात समझकर चले गए। बाद वाली बात समझ नहीं सके और समझने का प्रयत्न भी नहीं किया। हाथ का काम संपन्न करके बिहारी बाहर चला गया। बाजार जाना है, इसके अलावा बासा के चक्रवर्ती को समाचार देना है। सावित्री से घृणा हो गई थी। आज उसे मन में जगह नहीं दी। आज सवेरे से ही सतीश के सिर में दर्द होने लगा था। दिन में 12 बजे के बाद विधिवत ज्वर लेकर वो लौट आया। उस समय बिहारी मकान में नहीं था। वो दिन के 3 बजे लगभग एक बोझ चीजें सिर पर लिए हुए आया और आकर बस बैठ गया। इन दिनों चारों तरफ बीमारी फैल रही थी। ये बात याद करके सतीश भी डर गया। दूसरे दिन ज्वर और दर्द दोनों ही बढ़ गए। संध्या के बाद सतीश ने चिंतित मुंह से बिहारी से कहा, ज्वर यदि शीघ्र न छोड़े तो तू अकेला सेवा कर सकेगा ना? बिहारी ने डबडबाए हुए नेत्रों से कहा, भय क्या है बाबू? सतीश क्षणभर चुप रहकर बोला, एक बार उसको यही सोच रहा हूँ बिहारी कि एक बार सावित्री को खबर देना क्या ठीक नहीं होगा? शायद डॉक्टर को भी बुलाना पड़े। किसी कारण से भी सावित्री को बुलाने की जरा भी इच्छा बिहारी को नहीं थी, लेकिन मन के भाव को रोककर उसने मृदु स्वर में कहा, अच्छा, जरा जा रहा हूँ। उसी समय सतीश कुछ सहज हो गया। उसके ज्वर की वेदना मानो आप ही आप घट गई। परंतु 2 घंटे के बाद बिहारी के अकेले लौट आने से सतीश व्याकुल भय के साथ उसे ताकता रह गया। बिहारी ने बताया, वो घर पर नहीं है बाबू। घर पर नहीं है? तो एक बार उसे डेरे पर जाकर देखा। उस डेरे पर वो अब नहीं जाती। 3-4 दिन से घर भी नहीं आती। कहाँ चली गई किसी को नहीं मालूम। उसकी मौसी को भी नहीं मालूम? नहीं, उसको भी बताकर नहीं गई। सतीश चुप हो रहा। बिहारी किसी तरह आंसू पीकर बाहर आ खड़ा हुआ। सावित्री का जो इतिहास वो उसकी मौसी से सुनाया था, वो समाचार किसी भी प्रकार आज इस रोगी आदमी के सामने वो नहीं कह सका। अगले दिन डॉक्टर आकर दवा दे गए। सतीश ने दवा की शीशी हाथ में लेकर खिड़की के बाहर फेंक दी। ये देखकर बिहारी एक बार आंसू रोककर सावित्री की खोज में चला। मोक्षदा रसोई बना रही थी। बिहारी ने पूछा, क्या आज भी वो नहीं आई? मोक्षदा ने कहा, कितनी बार बताऊं कि वो नहीं आएगी। जब बुरे दिन थे तब मौसी थी, अब तो उसके अच्छे दिन हैं। डेरे पर वापस आकर बिहारी ने बताया, आज भी सावित्री लौटकर नहीं आई। 2 दिन के बाद दवा न लेने पर भी सतीश का बुखार उतर गया। वो भात खाकर स्वस्थ होकर उठ बैठा। बिहारी से कहा, अब नहीं, आज ही रवाना होना है। उसी दिन सतीश कलकत्ता से चला गया। सावित्री कहाँ चली गई? क्या सतीश सावित्री को फिर से मिल पाएगा? ये जानने के लिए सुनिए चरित्रहीन का अगला भाग।